हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। सो फर्स्ट वी राइट चैप्टर 3 क्लास 9th, नेम द चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल। ओके, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे चैप्टर को पढ़ते समय आपको बोरिंग फील ना हो। आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमें इतना पढ़ना है, ठीक है, जिससे आपके एक चैप्टर के अंदर एक गिरफ्त बने, एक कमांड हो आपका। ठीक है, देखो बेटा, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको दो बातें इंश्योर ज़रूर कर लेनी है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ओके, अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितना पढ़ना है, तब आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर आपके एक कंटेंट है उसको डिज़ाइन करते हैं, आपके ब्रेन उसको एक्वायर करता है कि हाँ हमें इतना पढ़ना है। उस चीज़ को पढ़ने के लिए आपका ब्रेन आपको प्रिपेयर करता है, ठीक है, या आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, क्या पढ़ना है। अब ये तो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों पढ़ना है, तो बेटा देखो, क्यों पढ़ना है इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों पढ़ना है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको आईटी क्लियर करना है, आपको नीट क्वालिफाई करना है, आपको सर्जन बनना है, आपको गेट ज्वाइन करना है, आपको कैट का पेपर प्रिपेयर देना है, आप एनडीए में जाना चाहते हैं, ठीक है। आपको जो भी आपके गोल हैं उसके लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। ये तो इतना तो पता है, बट एक चीज़, हाँ ज़रूर एक चीज़ बताने में मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और कितने लेवल पर पढ़ना है, उस चीज़ पे एक बार हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इस चैप्टर में बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा, बट स्टिल अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें ये पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आएगा इस चैप्टर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, ओके। थर्ड जो आएगा बेटा एटम्स एंड देयर सिंबल। हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि कौन सा एटम क्या है, उसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, इवन आप मास एटॉमिक मास बोल सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग आयंस के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा फार्मूला ऑफ सिंपल, फार्मूला ऑफ सिंपल एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ओके, फार्मूला ऑफ सिंपल एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इनके फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिखने के बाद यहाँ पे दो एक टॉपिक और बचते हैं, जैसे कि आपको क्या देखना है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ओके। और लास्ट हम क्या देखेंगे, फार्मूला यूनिट मास। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा, फार्मूला यूनिट मास। और फाइनलाइज हम क्या देखेंगे बेटा, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। तो ओवरऑल आप अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक से बेसिक लेवल पर, बहुत ही लोवेस्ट लेवल पर इस चैप्टर में इतनी चीज़ें कम से कम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें। एडवांस में आपको लेके चलूँगा इस चैप्टर के एक बेसिक टॉपिक से लेकर के इसके हाईएस्ट कॉन्सेप्ट तक मैं आपको बिल्डअप करवाऊँगा, बट स्टिल कुछ भी अगर आपको नहीं पता और आपने चैप्टर 3 पढ़ा तो कम से कम इतनी चीज़ें आपके होठों पर होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। हम किसी भी एले या किसी भी कंपाउंड का नेम कैसे लिख सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं,
कुछ एक एटम्स का सिंबल और उनका नाम क्या होता है। ये इतनी चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही आपको बता दिया है। तो अब इतना पता हो जाने के बाद आपके दिमाग को पता हो गया कि हमें इस चैप्टर में कितना पढ़ना है, ठीक है। तो वो उसी के हिसाब से आपको मेंटेन रखेगा। समझ में आई? आपके ब्रेन को इधर उधर, क्योंकि क्या होता है जब हमें पता नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है तो ब्रेन क्या होता है इधर उधर भागता रहता है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है वो चीज़ों को समझने के लिए प्रिपेयर है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। पहले इस बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में पहुँचते हैं फटाफट से। ये एटम्स नाम कहाँ से आया, किसने दिया, कहाँ से शुरुआत हुई एटम्स के। पिछले 2 चैप्टर जो आप पढ़ के आ रहे हैं उसमें आपने मैटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है। मैटर की स्टेट क्या हो सकती है, मैटर किस टाइप क्या हो सकते हैं, ठीक है, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी स्टेट कन्वर्जन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो वो मैटर था एक्चुअली में किससे बना था। तो हमें एक बात पता चली थी कि ऑल मैटर इज मेड अप विद द फंडामेंटल यूनिट कॉल्ड एटम्स। अब इस एटम को सबसे पहले किसने बताया, इस एटम के बारे में जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिली। सबसे पहले चलते बेटा इंडिया में, अपने देश में। इंडिया के एक फिलोसोफर थे, फिलोसोफर जिनका नाम था बेटा महर्षि कणद। महर्षि कणद। इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि अगर किसी भी मैटर को, किसी भी मैटर के ब्लॉक को या किसी भी पीस को हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो उसको हम डिवाइड करते जाएंगे, करते जाएंगे। फाइनली एक ऐसा छोटा सा पार्टिकल आएगा जिसको दोबारा डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। उस चीज़ को कणद ने बेसिकली कण नाम दिया था। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कण, ओके। आप परमाणु बोल सकते हो, आपके एनसीईआरटी में परमाणु उन्होंने लिख रखा है, तो परमाणु। यानी कि कणद ने पहली बार हमें ये बताया कि किसी भी चीज़ को अगर हम ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं तो फाइनलाइज वो एक ऐसी स्टेज पे जाके पहुंचता है जहाँ से उसको दोबारा डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ओके। ये स्टेटमेंट था कणद का। दूसरे एक साइंटिस्ट, दूसरे फिलोसोफर थे जिनका नाम था पकुधा कात्यायन, ओके। ये सारी की सारी बातें जो है बेटा अप्रॉक्सीमेट 500 BC की हैं, ओके, 500 बिफोर क्राइस्ट। अब पकुधा कात्यायन ने क्या कहा, जो भी मैटर है वो सारा का सारा एक बेसिक फंडामेंटल से मिलकर के बना होता है और ये सारे जो एलिमेंट या जो पार्टिकल होते हैं आपस में कंबाइन होकर के अलग अलग मैटर की स्टेट को बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बस एक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। आपको इनको ना तो ज़्यादा याद रखना है, बस आपको सुनना है और दिमाग में रखना है। समझ में आ रही है? नोट करने की कोई खासा रिक्वायर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो बात हुई कि बेटा इंडिया की। अगर हम थोड़ा सा ग्रीक पे चलें, थोड़ी सी ग्रीक की बात करें, तो ग्रीक में भी एक फिलोसोफर थे डेमोक्रेटस। ओके। अब डेमोक्रेटस का क्या मानना था, डेमोक्रेटस ने ही कणद की बात को कॉपी करके बताया या इवन अपने आप से ही बताया, कॉपी किया मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उनका भी यही कहना था कि अगर वी आर गोइंग टू डिवाइड एनी मैटर देन फाइनलाइज अ स्टेट कम्स विच कैन नॉट डिवाइड फर्दर। अगर हम किसी एटम को डिवाइड करना, एटम नहीं मैटर, किसी मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक ऐसी स्टेट मिलती है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं और उस अनडिविजिबल पार्टिकल को डेमोक्रेटस ने नाम दिया एटम, ओके। अब ये जो एटम टर्म लिया गया बेटा ये ग्रीक के एटोमियो टर्म से लिया गया था, एटोमियो। और एटोमियो का मतलब ही होता है अनडिविजिबल। अगर आपको उधर नहीं दिख रहा है चलो ठीक है मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। ये जो एटम टर्म लिया गया था कहाँ से लिया गया है, एटोमियो से लिया गया है। एंड सिंपली इसका मीन्स क्या होता है, दिख रहा है नहीं, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ अनडिविजिबल, गॉट इट, ओके। यहीं पे एक दूसरे साइंटिस्ट थे बेटा ल्यूसिपस, उन्होंने सेम थिंग्स बताई, ठीक है। तो डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस ने ये स्टेटमेंट दिया और डेमोक्रेटस ने उस पार्टिकल को एटम नाम दिया। इतनी बातें आपको कंफर्म हो गई? अच्छा, तो ये तो बात हुई गई बेटा पर्टिकुलर एटम की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि इसने क्या बताया, कब बताया।
अब अप्रॉक्सीमेट इसके बीच का कुछ ईयर ऐसे ही गैप पड़ा रहा, लोगों ने अभी एटम के बारे में कोई जानकारी जुटाना नहीं स्टार्ट की। अब एक टाइम आया बेटा 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के नियर अबाउट लोगों को पता चलने लगा कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपस में फ्यूज़ करके आपस में कंबाइन होके किसी नई चीज़ को बनाती हैं। अब वो नई चीज़ बनती है तो कैसे बनती है, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गई। तो इसके लिए 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए थे बेटा, एंटोनी लेवासियर। अब एंटोनी लेवासियर ने क्या किया बेटा, कुछ लॉज प्रेजेंट किए। इवन इनके साथ में एक साइंटिस्ट और थे, जोसेफ प्रोस्ट, ठीक है। और उन्होंने जो लॉज दिए उनको आज हम कॉमन वे में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में लोगों को बस ये नहीं पता हो रहा था कि एक्चुअली में ये किस तरह से कंबाइन होते हैं, इनके कंबाइन होने की प्रक्रिया क्या है, इनका नेचर क्या होता है, ये कैसे कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है कि क्या नया प्रोडक्ट बनेगा। अब पर्टिकुलर इस कंडीशन को लेकर के लेवासियर एंड प्रोस्ट ने 2 लॉ सर्टेन दिए, ठीक है। 2 लॉज को उन्होंने प्रेजेंट किया। अब उनमें से जो फर्स्ट लॉ था बेटा वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। ये जो लॉ है ये बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कितने थे, 2 थे। तो पहला था बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को प्रेजेंट किया था लेवोसियर ने। कब, अप्रॉक्सीमेट 1744 में। क्या कहता है ये लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है बेटा कि मास कंजर्व रहता है। इन्होंने इस लॉज में इतना बताने की कोशिश करी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी मास होता है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, दिस लॉ state that mass neither be created nor destroyed in any chemical reaction. Okay, simple sir. According to this law, mass cannot be created or nor destroyed in any chemical reaction. Suppose if you have some amount of sodium, we have sodium and it's combined with the chlorine and it forms sodium chloride, that is the NaCl. If you take 2 gram sodium and 5 gram NaCl, then we have, sorry 5 नहीं, इसको भी 2 ही रख लेते हैं, 2 gram chlorine, then we get what, NaCl, and these NaCl weight is only 4 gram. So you have seen here 2 gram sodium plus 2 gram chlorine and it form 4 gram NaCl. Mass of this side is equal to mass of this side. That means केमिकल रिएक्शन तो यहाँ पे हुई लेकिन मास जो है बेटा वो क्या हुआ, कंजर्व रहा, ठीक है। मास को ना तो यहाँ पे क्रिएट किया गया ना ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया। जो मास आपने यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट लिया था वो यहाँ पे आपका एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये था लॉज कंजर्वेशन, इसको नोट करें। लेवोसियर ने दिया था 1744 में दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ओके, नाउ अब लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का क्या मीन्स है, ये क्या कहता है, तो दिस लॉ स्टेट दैट दिस, सबसे पहले तो बात करें किसने दिया था भाई, प्रोस्ट ने दिया था,
ओके 19 नहीं 17 की बात कर रहे हैं, तो 1797 के नियर अबाउट। ठीक है, इतनी बातें तो आपको पता ही हैं। अच्छा, इस लॉ के रिगार्डिंग दिस लॉ स्टेट दैट the mass ratio of any compound are always constant। ओके, ये लॉ क्या कहता है बेटा कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है, उसमें जो मास रेशियो है एटम्स का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास रेशियो ऑफ एनी कंपाउंड ऑलवेज कांस्टेंट। मास रेशियो आप इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, मास रेशियो ऑफ एटम्स और एलिमेंट in a compound is always constant। ओके, आप ऐसे कर सकते हो। तो द मास रेशियो ऑफ एटम और एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस लॉ को डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड डेफिनेट proportion लॉ। ओके, इसको अगर समझना चाहे तो सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो कि आपके पास वाटर गिवन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2O। अब H2O में जो मास रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बेटा वो होता है 1:8। ओके, अब ये मास रेशियो जो है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये वाटर का सोर्स कुछ भी हो सकता है। आप ये वाटर ओशियन से लेकर के आए हैं, ये वाटर आप पर्टिकुलर अपने हैंडपम्प से यूज़ किया हुआ है, या फिर आरओ का वाटर है, कहीं से भी अगर वाटर है तो इसका जो मास रेशियो है वो क्या होगा, 1:8 ही रहेगा हमेशा का हमेशा, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू में ये बन रहा हो। ऑल इट गेट ओके। नाउ दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन and is also known as definite proportion law suggested by Joseph Prost in 1797। Understood? Now next things is what? Please note it. ओके, तो आप एक काम करो, इतना नोट कर लो, बाकी का जो भी है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्यों पढ़ रही है वो डिस्कस करने के बाद उसे हम डिस्कस करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट्स आप प्रिपेयर करके रखिए बेटा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक बार अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो उस समय आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो की स्पीड बढ़ा करके आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।